हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम इतने अच्छे से पढ़ें कि हमसे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो शुरू करते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो थी 8 थी। ठीक है, मूल संविधान का मतलब है जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। लेकिन बाद में इन अनुसूचियों की संख्या बढ़ती गई और इस तरह आज इन अनुसूचियों की संख्या जो है 8 से बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है, तो आज हमारे पास जो है 12 अनुसूचियां हैं। तो अब हम इन 12 अनुसूचियों के बारे में एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारी प्रथम अनुसूची, जो पहली अनुसूची है। इसमें क्या है, ये बहुत ईजी है। इसमें जो है हमारे जो राज्य हैं, ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरीज है, संघ शासित प्रदेश, ठीक है, क्षेत्र, उनको संघ शासित प्रदेश बोलते हैं हिंदी में, और यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो यूनियन टेरिटरीज की संख्या है वो आज 9 है। ठीक है, तो इनका उल्लेख किया गया है, मतलब इनके बारे में बताया गया है। इनके बारे में आपको पूरी डिटेल जो है प्रथम अनुसूची में मिलेगी। जैसे अभी अभी जो चेंज हुआ था, जम्मू कश्मीर को राज्य से बदल के जो है यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग। तो ये सारी डिटेल आपको जो है इस प्रथम अनुसूची में मिलेगी, हमारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो जो हमारा सेकंड अनुसूची है वो है द्वितीय अनुसूची। इसमें क्या है, अब हमने राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ लिया। अब इनके ऊपर शासन करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, इनकी व्यवस्था को चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो जो सेकंड है वो है विभिन्न पदाधिकारियों से रिलेटेड अनुसूची। तो इसमें क्या है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी है, ठीक है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष हो गया, जो जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, लिस्ट में। तो और हमारे न्यायालय के जो जजेस होते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, बाकी के न्यायाधीश हो गए। तो इन बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख किया गया है, मतलब इनको कितनी सैलरी दी जाएगी इनके पद के मुताबिक, वो जो उल्लेख है इनके बारे में जो है इस द्वितीय अनुसूची में मिलता है। ठीक है, सेकंड अनुसूची में। तो थर्ड भी इन्हीं से रिलेटेड है, मतलब आप सेकंड और थर्ड को जो है एक साथ जोड़ के पढ़ सकते हैं याद रखने के लिए। तो तृतीय अनुसूची में क्या है, इन्हीं अधिकारियों का, ये जो हमने ऊपर पढ़े, इन्हीं अधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण करने के समय जो है ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो उस टाइम उनको शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि ये जो पद है ये बहुत बड़े बड़े पद होते हैं, बहुत जिम्मेदारी के पद होते हैं। ठीक है, तो कोई अपने पद का जो है गलत उपयोग ना करे, इसलिए इनको जो है शपथ दिलाई जाती है। तो किसको किसके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी और कैसे दिलाई जाएगी, ठीक है, और क्या शपथ दिलाई जाएगी, उसका उल्लेख जो है हमें तृतीय अनुसूची में मिलता है। तो ये बहुत ईजी है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट अनुसूची देख लेते हैं, वो है चौथी अनुसूची। ठीक है, फोर्थ अनुसूची। तो इसमें क्या है, आपको पता ही होगा, सदन में जो है दो सदन होते हैं, संसद में दो सदन होते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा की जो सीटें हैं वो किस राज्य से कितनी होगी। ठीक है, मतलब राज्यसभा की सीटों की संख्या के बारे में बताया गया है इस अनुसूची में, और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होंगी। ठीक है, मतलब कहाँ से। और ये आप ध्यान रखिए, हमेशा आपको आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो राज्यसभा में सदस्य सिर्फ राज्य से ही भेजे जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। राज्य से तो भेजे ही जाते हैं, लेकिन संघीय क्षेत्रों से भी भेजे जाते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज से भी राज्यसभा के सदस्य भेजे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा, ठीक है, अपर हाउस। अब देख लेते हैं पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या है, अब जो हमारा नेक्स्ट अनुसूची है वो है फिफ्थ अनुसूची। इसमें जो है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब जो पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं और पिछड़ी हुई जनजातियां होती है, ठीक है, उन ताकि वो लोग भी प्रशासन कर सके और उनका भी कुछ ना कुछ अनुदान हो, मतलब उनका भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो कंट्री के जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें। ठीक है, ये देखा जाता है पांचवी अनुसूची में। ठीक है, इसका विवरण हमें पांचवी अनुसूची में मिलता है। जो सिक्स्थ, जो छठी अनुसूची है,
इसमें स्पेशल राज्य बताए हुए हैं, ठीक है। इसमें भी जो जनजाति क्षेत्र है उन्हीं का वर्णन मिलता है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो 4 राज्य है। राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान, मतलब इनके बारे में स्पेशल प्रावधान। तो ये दोनों जो है, ये जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, इसमें जो है इन दोनों अनुसूचियों को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इन दोनों में जो है अनुसूचित जाति के क्षेत्र और जनजाति के बारे में बात की हुई है। और ये पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी 2 अनुसूचियां हैं जिनमें सेम जो है, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की हुई है, लोगों के बारे में बात की हुई है, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 5th और 6th, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट अनुसूची है वो है 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7th अनुसूची। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है 3 सूचियां बनाई गई है, ठीक है। इसमें सूची, तो सूची जैसे 7 और सूची आप से याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो पहली सूची है वो है संघ सूची, ठीक है। इस सूची में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी विषय पर जो है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है संघ सूची में, ठीक है। संविधान के लागू होने के टाइम जब हमारा संविधान बना था तब इसमें 97 विषय थे जिनके ऊपर संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार कानून बना सकती है। लेकिन अब जो है वर्तमान में 99 हो गए हैं, ठीक है। तो जो सेकंड सूची है वो है राज्य सूची, ठीक है। इस सूची में दिए गए विषयों पर सिर्फ और सिर्फ जो है राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर जो है केंद्र सरकार भी इसमें कानून बना सकती है, मतलब केंद्र सरकार को छूट होती है अगर राष्ट्रीय हित से कोई बात संबंधित है तो। संविधान के लागू होने के टाइम इसमें जो है 66 विषय थे, लेकिन अब जो है वो घटकर 62 हो गए हैं, ठीक है, वर्तमान में। अब जो थर्ड है वो है समवर्ती, आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है, मतलब ये इसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी विषय पर जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, मतलब दोनों का इकट्ठा जो है सहमति होनी चाहिए तब कानून बनेगा। परंतु कानून के विषय में समान होने पर, ठीक है, केंद्र सरकार जो है के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, मतलब इसमें जो है ज्यादा प्रेफरेंस जो है केंद्र सरकार को मिलती है इस सूची के तहत। मतलब अगर केंद्र सरकार कुछ चाहती है और राज्य सरकार नहीं चाहती है तो केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनने के साथ ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। संविधान के लागू होने के टाइम में जो समवर्ती सूची थी इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें जो है 52 विषय हैं, ठीक है। 47 से बढ़कर के 52 हो गए हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसमें जो है शक्तियों का, पावर का बंटवारा किया गया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट अनुसूची है वो है 8वीं अनुसूची और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है कि हमें कितनी भाषाओं की मान्यता है, ठीक है। तो हमारे संविधान में जो है 22 भाषाएं हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जब हमारा संविधान बना था तब सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं थी सिर्फ, ठीक है, 22 नहीं थी तब। 1967 ईस्वी में सिंधी और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। और 2004 में जो है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको बाद में शामिल किया गया है, ठीक है। और कब किस किस लैंग्वेज को शामिल किया गया है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जो भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं, उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे रखी है, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतनी भाषाएं हैं, मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी नहीं, आप खुद पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अनुसूची की तरफ। तो ये तो थी 8 अनुसूचियां जो कि जब हमारा संविधान बना था तभी डाली गई थी संविधान में, ठीक है। लेकिन ये जो अब 4 अनुसूचियां हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बाकी की जो 4 अनुसूचियां हैं, इन 4 अनुसूचियों को जो है बाद में जोड़ा गया है। तो अब आपको जो है ये भी याद रखना पड़ेगा कि इनको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिए।
ये जो संविधान में है अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है, 1951 में जोड़ी गई थी, और ये पहला ही संविधान संशोधन था। तो इससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहले संविधान संशोधन में कौन सा संशोधन किया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विविधियों का उल्लेख किया गया है। मतलब भारत के जो मतलब भारत में क्या था कि संविधान के निर्माण के बाद कुछ प्रॉब्लम आ रही थी भूमि बंदोबस्त से जुड़ी हुई, ठीक है। मतलब जो लैंड को सुधारने का काम किया जा रहा था, ठीक है। तब जो थी जमींदारी वाला सिस्टम चलता था, ठीक है, जमींदार वाला सिस्टम। तो उसके बाद लैंड रिफॉर्म किए गए, भूमि को सुधारा गया, ठीक है, भूमि के जो नियम थे उनको सुधारा गया। इसलिए इस अनुसूची को ये जो 9वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया, ठीक है। और ये प्रावधान रखा गया कि इसमें रखे गए विषयों पर, जो विषय इसमें है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। पहले था कि जिस इस अनुसूची में सम्मिलित जितने भी विषय हैं उनको न्यायालय में मतलब न्यायालय में कोई भी जा नहीं सकता है, ठीक है। इनके तहत जो है चुनौती नहीं दे सकता है न्यायालय में जा करके। लेकिन क्या हुआ, बाद में इस अनुसूची में जो है बदलाव किया गया, और अब इस अनुसूची में जो है न्यायालय में जो चुनौती है उसको दी जा सकती है, ठीक है। न्यायालय में जाकर के इनको इस 9वीं अनुसूची को जो है चेतावनी दी जा सकती है। और ये जो 9वीं अनुसूची है इसमें सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये बाद में, ये कब हुआ, 11 जनवरी 2007 की संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया, ठीक है, कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि अगर वह जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है, कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तब इसको जो है चुनौती दी जा सकती है, तथा उच्चतम न्यायालय में इन कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। अब ये क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये ऑर्डर क्यों दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो सरकार है वो कभी कभी अपने फायदे के लिए जो है, ठीक है, इन कानूनों का यूज कर लेती है, जैसे कि मतलब इन कानूनों का जो है गलत उपयोग कर रही थी। तो इसलिए जो है ये चेंज लाया गया कि अब जो है इसको चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट अनुसूची है वह 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची जो है 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। और इसमें जो है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। मतलब इसमें क्या था, जब मतलब जब इन इस अनुसूची को जो है जोड़ा गया था तो नहीं जोड़ा गया था, तो केंद्र सरकार जो थी बहुत ही प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे दल बन गए थे उस टाइम, बहुत छोटी छोटी पार्टियां बन गई थी, ठीक है। और किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा था, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो पार्टियां थी, पार्टियों के लोग थे, वो पार्टियां बदल रहे थे, एक पार्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। और इससे क्या होता है, इससे जो है सरकार नहीं बन पाती है, जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो नहीं बन पाती है अगर ऐसा होता रहे, ठीक है। और किसी को भी क्योंकि बहुमत नहीं मिल पाता है, और भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहता है, मतलब जो पैसों का लेन देन है वो बहुत ज्यादा चलता है ऐसे एरिया में, मतलब सीटें खरीद ली जाती है किसी पार्टी के द्वारा। तो इसमें जो है एक रूल बनाया गया कि यदि दल बदलना है, मतलब अगर ये किसी को दल बदलना है तो चुनाव से पहले कीजिए, अगर आपको कोई पार्टी चेंज करनी है, ठीक है। चुनाव के बाद आप जिस दल में हो, आपको मतलब जिस पार्टी के सदस्य हो, आपको उसी पार्टी में रहना पड़ेगा। अगर आप दल बदलोगे तो आपकी जो सदस्यता है वो रिक्त मानी जाएगी। मतलब आप जो है, आप चाहे आप क्योंकि चुनाव तो आप जीत चुके होंगे, लेकिन आपको फिर भी उस पद से मतलब वहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं। तो आजकल आपने देखा ही होगा कि ये दल बदल वाला जो 10वीं अनुसूची है बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है आजकल, ठीक है, राजस्थान की पॉलिटिक्स को लेकर के। तो अब हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों जो है सेम सेम है, तो आपको इनको याद रखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यह अनुसूची जो है संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। इसमें पंचायती राज की संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए,
और इसमें जो है पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। तो पंचायती राज सबसे पहले जो है 1993 में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में, ठीक है। और इसके बाद जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। जो 12वीं अनुसूची है ये भी इससे नेक्स्ट संशोधन है ये, ठीक है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन, ठीक है। ये 73 और ये 74 संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, ये भी उसी साल में जोड़ी गई, ठीक है। ये दोनों सेम ईयर में जोड़ी गई है। इसके इसमें क्या है, इसमें नगर प्रशासन की व्यवस्था को अपनाया गया है, जो नगरों में होता है प्रशासन, ठीक है। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्व शासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए, और इनमें कितने विषय दिए गए, 18, ठीक है। तो पंचायती राज और नगर प्रशासन 11 और 12, ये बहुत ईजी है। तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियां। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।